देखो भाई, आर एनवायरमेंट, अगर आप एनवायरमेंट के पास जाएंगे तो एनवायरमेंट क्या है कि सर हमारे पूरे के पूरे सिस्टम में दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक होता है बायोटिक फैक्टर और एक होता है हमारा एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। जैसा कि हम बायोटिक फैक्टर से बायो समझ में आ रही है, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसके अंदर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? और एबायोटिक फैक्टर में सारे के सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये 12th में बहुत डिटेल में आते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो क्या है, ऑर्गेनिजम्स कैसे नॉन लिविंग हो सकते हैं? तो ये में नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं। कैसे आती हैं सर, एक बार उसको देख लेते हैं। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हो तो आपके पास क्या आ सकते हैं? प्लांट्स, आपके पास आ सकते हैं एनिमल्स, आपके पास आ सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन आ सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आपके पास आ सकते हैं। अगर आप नॉन लिविंग की बात करोगे तो नॉन लिविंग है हीट, टेम्परेचर, ठीक है, एयर डेंसिटी, एयर की डेंसिटी कितनी है, फिर हाइट, कितनी हाइट पे आप रह रहे हो, फिर सॉइल, सॉइल कैसी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं? एबायोटिक फैक्टर। तो जब हमारे पास बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स आपस में इंटरलिंक हो जाते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने लगते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरलिंक। तो इंटरलिंक होने पर जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम की अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आप इकोसिस्टम को देखने जा रहे हो तो इकोसिस्टम में हमारे पास, हमको पता है बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर हैं, ठीक है। अब सर देखो, अगर आप इकोसिस्टम को क्लासिफाई करने जाओगे तो एक तो हमारे पास होता है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, जो इंसानों ने बनाया है, ठीक है। अगर आप नेचुरल सिस्टम को देखने जाओगे तो ये भी दो तरीके का होता है। इकोसिस्टम आप लैंड पे देखना चाहते हो या एक्वेटिक देखना चाहते हो। लैंड वाले को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। क्या बोलते हैं? तो टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक। और आर्टिफिशियल में आप क्या करते हो? आर्टिफिशियल में भी दो तरह के होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब जो पानी के, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे होते हैं और एक्वेटिक का मतलब जो पानी पे होते हैं। ठीक है सर, क्या ही बोल रहा हूँ मैं। चलो, तो देखो नेचुरल में कहाँ मिलते हैं, जो नेचर ने अपने हिसाब से बनाए। टेरेस्ट्रियल तो बहुत सारे क्या बनाए? फॉरेस्ट। एक्वेटिक में क्या बनाए? बहुत सारे ओशंस बनाए, रिवर्स बनाई है, सीज बनाई है, हमने थोड़ी बनाई रिवर्स। अगर आप आर्टिफिशियल में जाओगे, आर्टिफिशियल मतलब जो हमने बनाई है, तो टेरेस्ट्रियल में क्या है? गार्डन, घर का गार्डन हम बनाते हैं। फिर दूसरा फार्म, खेत जो होता है वो भी हम ही कर रहे हैं सारा काम। एक्वेटिक में क्या आता है? एक्वेटिक, कोई एक्वेटिक पानी का हम भी बनाते हैं कुछ, एक्वेरियम। क्या बोलते हैं हम उसको? एक्वेरियम। आपने देखा कई बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वहाँ पे एक डब्बा सा रखा रहता है, उसमें पानी और 4-5 मछलियाँ तैर रही होती हैं, वो हमने बनाया। घर पे भी है ना? नहीं, हमारे नहीं। आपके घर पे? अरे कहीं दुनिया में कहीं है ना। देखिए देवी सज्जनों, फिर एक स्त्री ने अपना डाउट पूछा है। एक्वेरियम, गार्डन, फार्म, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल। आप बहुत अच्छी हैं, ठीक है। ओशंस और रिवर्स और फिर फॉरेस्ट। समझ में आई बात? चलो ठीक, डन। ये हमारा इकोसिस्टम। अब हम चलते हैं इकोसिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या हैं। कि अगर आप किसी इकोसिस्टम को देखोगे ना, तो इकोसिस्टम के अंदर 3 तरह की चीजें मिलेंगी आपको। कौन कौन? सबसे पहले इकोसिस्टम के अंदर आपको मिलेंगे प्रोड्यूसर्स, फिर आपको मिलेंगे कंज्यूमर्स, ठीक है, और फिर आपको मिलेंगे स्कैवेंजर्स या डिकम्पोजर्स। स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। सबसे पहले क्या मिलते हैं आपको? प्रोड्यूसर।
सबसे पहले कौन मिलते हैं, फिर आपको कौन मिलते हैं, कंज्यूमर, फिर कौन मिलते हैं, और फिर कौन मिलते हैं, स्कैवेंजर और डी। ये सब आपको कहाँ मिलते हैं, हमारे इकोसिस्टम के पार्ट हैं। क्या हैं ये, इकोसिस्टम के पार्ट। प्रोड्यूसर वो होते हैं सर जो अपना फूड खुद बना लेते हैं, दे कैन मेक देयर फूड ऑन देयर ओन, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। मतलब जो खाना खुद बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो प्रोड्यूसर्स में आते हैं ऑटोट्रॉफ, जो या तो फोटोसिंथेसिस कर लें या कुछ भी कर लें, खाना खुद बना लें। जनरली फोटोसिंथेसिस से काम चलता है। कंज्यूमर वो होते हैं जो फूड के लिए प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहते हैं। तो प्रोड्यूसर बनाएगा तो हम काम करें, मतलब ये सारे के सारे कौन है, हेटेरोट्रॉफ्स। और जब ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर मर जाते हैं तो ये इनका डेड और डीकम्पोज मटेरियल को जो यूज करते हैं वो सब कौन है, डीकम्पोजर्स। डेड जितना भी है मटेरियल, उसको जो सिंपल इनऑर्गेनिक चीज़ों में तोड़ने का काम जो करते हैं वो कौन करते हैं, स्कैवेंजर्स या डीकम्पोजर्स। चलते हैं एक एक की बात करते हैं कि सर प्रोड्यूसर अगर आप पढ़ने जाओगे तो प्रोड्यूसर क्या प्लांट होते हैं क्या? हाँ सर, सारे प्लांट प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि सर अगर आप किसी प्लांट के पास जाओ तो प्लांट का जो ग्रीनिश पार्ट होता है ज़्यादातर कौन होता है, वो लीफ। ग्रीन पार्ट के पास कौन होता है, क्लोरोफिल। और ग्रीन पार्ट लीफ के पास होता है, ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना लेता है। तो जो अपना फूड फोटोसिंथेसिस से या किसी भी प्रोसेस से खुद बना लेते हैं वो प्रोड्यूसर हैं, और सारे प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं। अगर आप कंज्यूमर्स के पास जाओगे तो कंज्यूमर्स की कहानी में कुछ नया ट्विस्ट है कि सर कंज्यूमर्स खुद अपने आप में कई टाइप के हैं। सबसे पहले आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी के बाद मिलेंगे हमको सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर हमको मिलते हैं टर्शरी कंज्यूमर, और फिर क्वार्टरनरी, ऐसे चलता जाता है। लास्ट में खत्म कहाँ होता है, टॉप कंज्यूमर। तो देखो ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, और लास्ट में सबने स्कैवेंजर या डीकम्पोजर के पास जाना है। ठीक है, प्रोड्यूसर प्लांट होते हैं, प्लांट ने खाना बना लिया। अब जो डायरेक्टली प्लांट को खा रहा है, पी से प्लांट, पी से प्राइमरी, जो प्लांट को खा रहा है, जो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, वो सब कौन होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। और जो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो प्लांट को खाते हैं, वो सारे के सारे कौन है, हर्बीवोर्स। तो जितने भी दुनिया में हर्बीवोर्स हैं वो सब कैसे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है वो कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सर प्राइमरी कंज्यूमर तो कोई एनिमल है, और वो भी कौन सा, हर्बीवोर। एनिमल को कौन खा रहा है, सेकेंडरी वाला। इसका मतलब ये कौन है, कार्निवोर। कार्निवोरस वो होते हैं जो मीट या फ्लैश खाते हैं। फिर टर्शरी, क्वार्टरनरी, टॉप, सब इस तरह से चलते जाते हैं। बाकी सब कौन है, फिर इनके आगे कार्निवोर ही चलते रहते हैं। इनके आगे एक नई स्पीशीज भी मिल सकती है जिनको हम बोलते हैं ओमनीवोर। ओमनीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म है जो हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अगर उनको हर्ब्स मिल गई खाने को तो हर्ब्स भी खा लेंगे, और अगर मीट या फ्लैश मिल गया तो वो भी खा लेंगे। जैसे कि ह्यूमंस दोनों चीज़ें खा लेते हैं। ठीक है, रोटी के साथ चिकन खा लेते हैं, दोनों चीज़ें खा लेते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट में, हमारा कौन है, स्कैवेंजर्स क्या होते हैं और डीकम्पोजर्स क्या होते हैं। क्या ये एक ही हैं, नहीं, थोड़े अलग हैं। स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर्स की बात कर लेते हैं। देखो, स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो डेड एंड डीकम्पोज मटेरियल, किसी भी डेड एनिमल या डेड प्लांट को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, या मतलब डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स को खाने का काम करते हैं। ये कौन होते हैं, ये वल्चर्स। हॉक, ये सब क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स ये कहते हैं कि सर अगर कोई भी चीज है तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को
सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या कर देते हैं? इसका क्या मतलब है सुनना। हमारी बॉडी किस किस से बनी है? कार्बोहाइड्रेट से बनी है, प्रोटीन से बनी है, फैट से बनी है। ये सब बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इन सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के पास कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, लेकिन इतने सारे बॉन्ड बनाए हुए हैं कि फ्री कोई भी नहीं है। अब जब प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए तो सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए तो सिर्फ नाइट्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए तो सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए, तो उसको चाहिए टुकड़े छोटे छोटे। तो ये जो आपके पास बड़े बड़े ऑर्गेनिक मटेरियल बने हुए हैं, डीकम्पोजर्स उनको तोड़ के सिंपल छोटे छोटे इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं सर? इसका मतलब कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड जो भी है ना, इनको तोड़ के कार्बन में तोड़ देंगे, हाइड्रोजन में तोड़ देंगे, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इस तरह एलिमेंट्स की फॉर्म में तोड़ देंगे, बॉन्ड वॉन्ड सारे तोड़ देंगे। इससे क्या हेल्प मिलती है सर? इसकी हेल्प क्या मिलती है वो भी आगे पढ़ते हैं। इनका एग्जाम्पल होता है फंगी, फंगी और बैक्टीरिया। फंगी और बैक्टीरिया यही काम करते हैं। अच्छा सर एक बात बताओ, व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स? कि डीकम्पोजर्स का रोल क्या इकोसिस्टम में? कि सर इनका सबसे बड़ा रोल है कि वही अभी आपने लिखवाया कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ देते हैं। यही हमने डाइजेशन में पढ़ा था, ठीक है। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ देते हैं। जब आप इनको तोड़ते हो तो इनको तोड़ने से क्या होता है? बड़े बड़े बॉन्ड टूट गए और एलिमेंट की फॉर्म में चीजें आ गई। तो अगर आप थोड़ी सी बात को इसको गौर से देखना चाहें ना, तो मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ आपको। चीज क्या समझाना चाहता हूँ कि सर ये मेरे पास कोई प्लांट था, प्लांट को किसने खाया? हर्बीवोर ने। हर्बीवोर को किसने खाया? कार्निवोर ने, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये साइकिल चल रही है पूरी। कार्निवोर की डेथ हो गई, इसके पास बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल बैठे हैं। हर्बीवोर की डेथ हो गई, या प्लांट के पत्ते टूट के गिर गए, प्लांट की डेथ हो गई। डेथ होने की सिचुएशन में सारी कहानी कहाँ के रुक जाएगी? डीकम्पोजर्स के पास। क्यों रुक जाएगी डीकम्पोजर्स के पास? कि सर अगर आप प्लांट को देखो तो सारी चीजें प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर प्लांट मर जाए तो हर्बीवोर मर जाए, हर्बीवोर मर जाए तो कार्निवोर मर जाए। सर प्लांट जिंदा क्यों है? क्योंकि सर प्लांट अपना फूड खुद बना पा रहा है। खुद कैसे बना पा रहा है? कि सर इसकी जो जड़ें हैं ना, उनको जो भी मिनरल चाहिए होते हैं वो जड़ एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जड़ कहाँ होती हैं? सॉइल के पास। इसका मतलब प्लांट अपने न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से लेके आता है? सॉइल से। प्लांट को जितने भी न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो उसको कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी से। तो ये डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? जितने भी प्लांट या एनिमल्स की डेथ होती है उनकी बॉडी को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ देते हैं। मतलब दोबारा से क्या कर देते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन दोबारा कहाँ मिला देते हैं? सॉइल में। और सॉइल से फिर उनको कौन ले लेता है? प्लांट। प्लांट से वो चल जाते हैं हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर, फिर उनकी डेथ होती है, फिर डीकम्पोजर कहाँ मिला देते हैं उनको? सॉइल में। सॉइल से प्लांट। इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मूव करते रहते हैं लगातार। इसका मतलब एक साइकिल बनती है। सर कुल मिला के अगर आप लिखना चाहो तो आप सिंपली लिख सकते हो कि डीकम्पोजर न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करने का काम करते हैं। बहुत सुंदर स्पेलिंग लिखी है, इसको और सुंदर बना देते हैं थोड़ी, बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगी, ठीक है। ये स्पेलिंग आपके दिल को छू जाएगी दोस्तों। न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है। तो किसको मेंटेन करने का काम करते हैं? न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करने का काम करते हैं। हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे पास फूड चेन की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? फूड चेन की तरफ। तो अब जब आप एनवायरनमेंट की बात करोगे तो एनवायरनमेंट में हर ऑर्गेनिज्म या तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है या उसके द्वारा खाया जा रहा है। या तो आप किसी को खा रहे हो या आप किसी के द्वारा खाए जा रहे हो। सोच के देखो, या तो घास किसी को खा रही है, किसी को नहीं खा रही, लेकिन घास किसी के द्वारा खाई जा रही है, ठीक है। उसको किसने खाया? बकरी ने। बकरी किसी को खा रही है, घास को खा रही है, और किसी दूसरे के द्वारा खाई जा रही है, शेर के द्वारा। ऐसे चल रहा है ना। तो जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म
या तो किसी चीज़ को ईट कर रहे हैं, खा रहे हैं, या दे गेट बीइंग ईटन, या वो खाए जा रहे हैं। तो इससे एक चेन बन जाती है ऑर्गेनिजम्स की, जिसको बोलते हैं फूड चेन। क्या बोलते हैं? फूड चेन की शुरुआत होती है प्रोड्यूसर से। किससे होती है शुरुआत? प्रोड्यूसर्स को कौन खाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है टर्शरी कंज्यूमर। इस तरह ये चेन चलती जाती है, ठीक है। प्रोड्यूसर मतलब प्लांट को खाया प्राइमरी कंज्यूमर ने। अभी मैंने सिखाया था प्रोड्यूसर कौन होते हैं? ऑटोट्रॉफ। तो दोबारा याद दिला देता हूँ, प्रोड्यूसर होते हैं ऑटोट्रॉफ, जो अपना खाना खुद बना लेते थे। इनको कौन खाता है? हर्बीवोर। हर्बीवोर्स को हमने क्या नाम दिया? प्राइमरी कंज्यूमर। कार्निवोर्स को फिर हमने आगे नाम देना शुरू किया कि आगे कार्निवोर चलते जाते हैं, ठीक है। तो सर फूड चेन में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स को हम इंक्लूड करते हैं पहली बार। और ये जो हर एक स्टेप है, इस स्टेप को बोला जाता है ट्रॉफिक लेवल। क्या बोला जाता है इसको? ट्रॉफिक लेवल। ये हमारा ट्रॉफिक लेवल 1 है, फिर ये ट्रॉफिक लेवल 2 है, ट्रॉफिक लेवल 3 है, ट्रॉफिक लेवल 4 है। क्योंकि हर एक लेवल पे क्या है? न्यूट्रिशन है। तो उस हर लेवल को क्या बोलते हैं हम? ट्रॉफिक लेवल। तो हर फूड चेन प्रोड्यूसर से शुरू होती है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से होती हुई टर्शरी क्वाटरनरी तक जाती है। जैसे अगर हम एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की शुरुआत होती है ग्रास से। ग्रास को खा लिया ग्रास हॉपर ने। ग्रास हॉपर को किसने खा लिया? फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खा लिया? स्नेक ने। और स्नेक को किसने खा लिया? पिग, ईगल ने खा लिया। चलो कहानी चल रही सही। अगर आपको एक्वेटिक की बात करनी है कि पानी में कैसा चल रहा होगा, तो पानी में छोटे छोटे पेड़ होते हैं जिनको बोला जाता है फाइटोप्लैंक्टन। क्या बोलते हैं? फाइटो मतलब पेड़, प्लैंक्टन मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है? जू प्लैंक्टन। जू मतलब एनिमल। जू में एनिमल देखने तो जाते हो। तो फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है? जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन को कौन खाता है? स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को कौन खाता है? लार्ज फिश। ऐसे चलता रहता है। तो ये कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लेता है, ये उसकी बात। तो सर बात कुल मिला के ये है कि सर ये सारे ट्रॉफिक लेवल क्यों बने हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सर ट्रॉफिक लेवल की बात ऐसी है कि हमारे पास सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? प्लांट से। प्लांट एनर्जी कहाँ से बनाता है? सनलाइट से। कि सर सन से जो एनर्जी आ रही है प्लांट उसको यूज़ करता है, और उसका सिर्फ 1 से 2% ही यूज़ कर पाता है। सन से जो एनर्जी आती है उसका प्लांट सिर्फ 1 से 2% यूज़ कर पाता है। इससे ये अपना फूड बनाता है, और इस फूड को खा के प्राइमरी कंज्यूमर एनर्जी गेन करता है। प्राइमरी कंज्यूमर को खा के सेकेंडरी कंज्यूमर एनर्जी गेन करता है, और सेकेंडरी कंज्यूमर को खा के टर्शरी कंज्यूमर। इस तरह एनर्जी का फ्लो होता रहता है एनवायरनमेंट में। और एनर्जी का फ्लो कैसा होता है सर? यूनी डायरेक्शनल। कैसा फ्लो होता है? यूनी डायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन में एनर्जी जाती है। सन से प्लांट को मिलेगी, प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर को, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर को, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर। उल्टा नहीं हो सकता कि टर्शरी कंज्यूमर से मिल जाए सेकेंडरी कंज्यूमर को, सेकेंडरी से मिल जाए प्राइमरी को, प्राइमरी से मिल जाए प्लांट को, प्लांट से मिल जाए सन को। ऐसा नहीं देखा होगा कि सन बोल रहा मैं चार्ज हो रहा हूँ, आज बहुत सारे पेड़ लगाओ। या तुमने ऐसा भी नहीं देखा होगा कि भाई साहब ईगल बैठा हुआ था, स्नेक आके खा गया उसको, या स्नेक बैठा हुआ था, फ्रॉग ने सोची आज सही खाना मिल गया, फ्रॉग खा लो। उल्टी नहीं जाती, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो एनर्जी फ्लो को एक साइंटिस्ट ने समझाया जिनका नाम था लिंडेमान। मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ, इस उम्र में ऐसा ही होता है। तो ये है लिंडेमान्स 10% रूल, ठीक है। इसको सिर्फ 10% रूल भी बोल देते हैं, लेकिन ये दिया किसने था? लिंडेमान ने दिया था। और इन्होंने 2 चीज़ बोली थी। इन्होंने बोला था कि सर एनर्जी का जो फ्लो है ना, पहली बात तो वो यूनी डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? मतलब एक ही डायरेक्शन में जाता है। और दूसरा कि जब आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हो तो ओनली 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है। कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो पाती है? 10%। बाकी की 90% एनर्जी हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। हीट की फॉर्म में क्या हो जाती है? वेस्ट। और इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। उन्होंने क्या बोला कि केवल 10% एनर्जी ही है जो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जा पाती है, बाकी की सारी एनर्जी क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है।
कैसे सवाल आते हैं इसके पास? ऐसे आते हैं कि सर सपोज करो एक फूड चेन है, और इस फूड चेन की क्या खास बात है कि इसमें प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद टर्शरी कंज्यूमर है, फिर क्वाटरनरी कंज्यूमर, ऐसे चल रहा है। उन्होंने बोला कि सर प्लांट के पास अगर आप गैस करो कि इतनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी है, 1,00,000 जूल, तो इस प्लांट को खाने पर प्राइमरी कंज्यूमर को कितनी एनर्जी मिलेगी? तो इसका 10% कैसे निकालते हैं? याद मैं बता रहा हूँ, 10% ऐसे निकालते हैं, अगर सब में 0 है तो एक 0 हटाते जाओ, ठीक है? बताओ, एक 0 हटाओ, अभी कितने 0 हैं? 1 2 3 4 5, अब 4 ही 0 लगाओ, फिर और 10%, 3 ही 0 लगाओ, 2 0 लगाओ, ऐसे एनर्जी कम होती जाती है। अगर उसने वैल्यू लिख के दे दी कि 96565 ऐसे, तो पॉइंट सरकाते जाओ, एक पॉइंट इधर सरका दो, ये जूल है, जूल 9656.5, 965.65, 96.565, 9.6565, जो भी एक पॉइंट सरकाते जाओ इस तरीके से। कभी कभी वो क्या करता है, ऐसे बोल देता है कि देखो सर ग्रास थी, हाँ सर, उसको खा गया ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को कौन खा गया? फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खा गया? स्नेक। अब वो बोल रहा है कि सर फ्रॉग के पास जो एनर्जी थी ना वो थी 10 जूल, बताओ ग्रास के पास कितनी होगी? अब आप उल्टे चल रहे हो, 1000। तो अब मुझे पता है इधर जाऊंगा तो 0 हटाता हूँ, इधर जाऊंगा तो 0 लगाता हूँ, 10,000, 1000 जूल। ऐसे करके आपको सवाल कर लेना। अब हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट में बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। क्यों दिक्कत खड़ी हो गई है? कि सर हमारे पास एक टॉपिक है, इसका नाम है ओजोन डिप्लीशन। व्हाट इज ओजोन? सर ओजोन इज अ एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़े थे, ये ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है, जिसके पास कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 3, ठीक है। सर ये क्या करता है? ये मिलता है हमको स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ मिलता है? हमारा जो ये हमारा टेरेस्ट्रियल सिस्टम है, अर्थ है, अर्थ के ऊपर सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है ओजोनोस्फेयर। तो ये स्ट्रेटो में मिलता है, समझ आई बात? स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है। क्या काम है इसका? इट प्रोटेक्ट्स अस, ये हमें बचाता है फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। सन से क्या आती है? हार्मफुल यूवी रेडिएशन सन से आती है। तो सन से जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन आती है उनको ये ब्लॉक कर देता है, उनको ये आने नहीं देता। अगर वो आ जाए तो हमारी बॉडी में क्या हो जा सकता है? स्किन कैंसर हो सकता है। अब हुआ क्या कि सर हम जो हमारे कूलेंट हैं, कूलेंट मतलब ठंडी करने वाली चीज़ है, कौन कौन करता है ठंडा? AC, फ्रिज, ये सब चीज़ों में हम कूलेंट के तौर पर CFC का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? CFC को बोला जाता है क्लोरोकार्बन। क्या बोला जाता है? और ये कूलेंट एटमॉस्फेयर में जाके बहुत हल्के होते हैं। कैसे होते हैं? लाइट वेट। तो ये लाइट वेट होने की वजह से कहाँ चल जाते हैं? ऊपर की तरफ। और ये स्ट्रेटोस्फेयर में जाके ओजोन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। ओजोन का क्या कर देते हैं? और ओजोन में ब्रेक डाउन होने को ही बोला जाता है ओजोन लेयर डिप्लीशन। जहाँ पे भी ओजोन टूटेगा उस लेयर में क्या हो जाएगा? एक छेद हो जाएगा। तो अंटार्कटिका के ऊपर एक होल बन गया है, और जिसकी वजह से यूवी रेडिएशन आने लग गई है। प्रॉब्लम इसलिए नहीं क्योंकि अंटार्कटिका में ज़्यादा लोग रहते नहीं है, कोई रहता ही नहीं है, ह्यूमंस तो रहते ही नहीं, इस वजह से अभी वहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये होल बढ़ा तो सर वो यूवी रेडिएशन आने लगेगी और दिक्कतें खड़ी होने लग जाएगी। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि आपने इस बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने CFC पे काफ़ी कंट्रोल किया, कई CFC को बैन किया। उसकी वजह से अब वो अंटार्कटिका के ऊपर जो होल बना था वो काफ़ी कम हो गया है, दोबारा अपने आप को रिकवर वो कर पा रहे। ठीक है, ये बात है सर। एक डिजीज़ होती है कि अब फिर उसके बाद क्या हुआ? E-वेस्ट की बात आई कि डिजिटल क्रांति हुई, वैसा रेवोल्यूशन आया, कंप्यूटर बनने लगे। पहले एक छोटा सा कंप्यूटर ही कमरे के बराबर होता था, आज लैपटॉप में बहुत हाई प्रोसेसिंग होने लग जाती है। पहले देखा था सुपर कंप्यूटर या नॉर्मल कंप्यूटर होते तो बहुत कमरों के साइज़ के होते थे। तो इतना डिजिटल वेस्ट कहाँ करें? तो सर डिजिटल वेस्ट को लोगों ने ओशंस में फेंकना शुरू कर दिया कि ओशंस बहुत बड़े हैं, फेंक दो पानी के अंदर, क्या जा रहा है। जब ओशंस में जाना शुरू हुआ तो ओशंस में जाके उन्होंने डिसोशिएट हुए वो धीरे धीरे,
और उनमें जो मेटल्स मिलती थी वो मेटल्स को कौन ने खाना शुरू किया? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो मछलियों के अंदर मर्करी इतना ज़्यादा हो गया कि सर जापान के अंदर जब लोग मछली बहुत ज़्यादा खाते हैं वहाँ पे, उनके अंदर एक डिजीज़ फैली जिसका नाम था मिनीमाटा। कौन सी डिजीज़ थी? लोगों के अंदर एक डिजीज़ हो गई मिनीमाटा डिजीज़। मिनीमाटा क्यों हो गई? क्योंकि वो जो मछलियाँ खा रहे थे उनके अंदर किसकी टॉक्सिसिटी थी? मर्करी। और वो कहाँ से आई? ई वेस्ट की वजह से। पूछता है मिनीमाटा डिजीज़ किसकी वजह से होती है? मर्करी की डिजीज़ की वजह से होती है। ठीक है, दैट इज इट।